नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द स्कॉर्पियंस में। दोस्तों, आपके दिमाग में ये बातें हमेशा आती होंगी कि आईएएस, आईपीएस या आईएफएस या फिर जो स्टेट सर्विसेज होते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम, डीएसपी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये सब चीज़ें की नियुक्ति कैसे होती है। तो दोस्तों, संविधान में ये निहित किया गया है कि एक यूपीएससी संवैधानिक संस्था होगी जिसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहेंगे, संघ लोक सेवा आयोग। वो सेंट्रल लेवल पे पूरे भारत में नियुक्ति करेगी योग्य अधिकारियों की, जो शासन संचालन को और देश की प्रगति में अपना अहम योगदान देंगे। तो यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है वो पूरा सेंट्रल लेवल में करती है। और अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं, ठीक है, आपकी एज 21 से 32 तक के बीच में है, तो अब आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब इसकी सिलेबस के बारे में नहीं जा रहा, तो ये बताने का मेरा मेन उद्देश्य ये था कि लोगों को पता नहीं होता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज में क्या फ़र्क होता है। लोग रेलवे सर्विसेज को भी आईएएस आईपीएस मान लेते हैं, तो नहीं है। देखिए, ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब होता है जिनको ऑल इंडिया सर्विसेज में गिनती आती है, मतलब संपूर्ण भारत के क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में होती है। जैसे कि आईएएस, वो एक केंद्र का भी अधिकारी होता है और राज्य का भी अधिकारी होता है। आईपीएस वो भी केंद्र का अधिकारी होता है और राज्य का अधिकारी होता है। दूसरा आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो जो भारत का है, वन विभाग है, उसमें उसकी नियुक्ति होती है और वो भी केंद्र का अधिकारी होता है, राज्य का अधिकारी होता है। अब देखिए, इसमें केंद्र और राज्य में फ़र्क क्या है। इसकी नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है और जो महत्वपूर्ण नियंत्रण होता है उसका केंद्र के द्वारा ही होता है, लेकिन ये राज्य में अपनी सेवाएं देते हैं। तो केंद्र में नियुक्ति के बाद, और ये कठिन जो परीक्षा है दोस्तों, ये भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से आती है। आप इसे कह सकते हैं विश्व की कठिन परीक्षाओं में से एक है ये, भारत ही नहीं। सिविल सर्विसेज की नियुक्ति में जहाँ तक आंकड़ों का बात है, तो चाइना में एक थोड़ा कठिन एग्ज़ाम होता है क्योंकि वहाँ आबादी अधिक है। उसके बाद माना जाता है कि भारत में ये दूसरा कठिन एग्ज़ाम है। ये हो सकता है कि एग्जैक्ट आंकड़ा ना हो, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में कोई सार्वजनिक करता नहीं है कि हमारा एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है और हम कितनी डिफ़िकल्टी को फॉलो करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इससे प्रशासन के स्ट्रक्चर की जानकारी दूसरे देश को मिल जाती है। इसीलिए संभवतः इसके बारे में ज़्यादा सटीक जानकारी नहीं है। मुझे जहाँ तक मैंने अभी तक अध्ययन किया है उससे मुझे यही पता है, लेकिन ये विश्व के कठिन परीक्षाओं में से एक है। अब आपने समझ लिया आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑल इंडिया सर्विसेज में आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि तो फिर जो फॉरेन सर्विस में है, जो राजदूत बन के जो जाते हैं, जो आईएफएस लेते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस, तो वो क्या ऑल इंडिया सर्विसेज में नहीं है? क्या उनके यूपीएससी के थ्रू जो रेलवे में अपॉइंटमेंट होती है, इंडियन रेलवे सर्विस में, क्या वो ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं है? नहीं दोस्तों, वो नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो आप देख रहे हो, अगर कोई, आप समझ जाओ कि जो वीडियो सुन रहे हैं आप, भविष्य में जाके आईएफएस बनते हो, इंडियन फॉरेन सर्विस, और आप हो सकते हो आईएफएस क्या करते हैं, वो एक चाइना में पोस्टेड है, ठीक है, एक नेपाल में है, एक मालदीव्स में, एक श्रीलंका में, एक रसिया में, एक जापान में, एक फ्रांस में, एक कनाडा में, एक ब्राज़ील में। तो वो जो देश का टाइप है ना, एक दूसरे को रिलेशन को मेंटेन रखते हैं। कोई मंत्री वहाँ गए या फिर वहाँ के कोई अतिथिगण यहाँ आए, तो उनमें इनकी भूमिका बहुत अहम होती है। तो ये इसमें अब बताइए ऑल इंडिया सर्विसेज कैसे काउंट होगा, क्योंकि इसमें राज्य का तो लेना देना है नहीं, क्योंकि जो फॉरेन अफेयर्स है, जो विदेशी रिलेशन है, वो तो केंद्र मेंटेन करती है, समझ रहे हो। और रेलवे है तो रेलवे केंद्र की है, राज्य की तो है नहीं। तो उसी तरह से चीज़ें, इसलिए एक होता है आपका ऑल इंडिया सर्विसेज और एक होता है सेंट्रल सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सर्विसेज में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस भारतीय पुलिस सेवा, और एक आपका है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भारतीय वन सेवा, ठीक है। अब संविधान में ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया, यूपीएससी। फिर संविधान में एक और वर्णन है कि प्रत्येक राज्य में आपका एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा, जो राज्य के प्रशासन से अधिकारियों की नियुक्ति के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी और वो अपना रिकमेंडेशन सरकार के सामने फॉरवर्ड करेगी, और सरकार उनकी जो कार्मिक मंत्रालय है उसके थ्रू अपॉइंटमेंट की जाती है। तो राज्य में आपका ऐसा माना जाता है ज़्यादातर में सबसे ऊंचा पद एसडीएम होता है। एसडीएम करने के बाद आप
12 से 15 या कहीं कहीं 18 साल के बाद आप IAS लेवल में चले जाते हैं। फिर दूसरा पद आपका DSP का आता है, उसको पास करने के बाद आप IPS में प्रमोट हो जाते हैं, इसमें 17 से 18 साल लगते हैं। तो इस तरह से और भी चीज़ें हैं, BDO है, फिर आपका वित्त विभाग है, टैक्स डिपार्टमेंट है, इस तरह से नियुक्तियां होती हैं। इसमें जो छात्रों का है वो क्रेज क्यों होता है? इसमें छात्रों का क्रेज ये होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे कारण हैं। पहली बात है, ये तो एग्ज़ाम काफ़ी कठिन होता है। सबसे पहला इसका जो बेनिफिट होता है दोस्तों, इसमें जो छात्र अपॉइंट होते हैं, आप जब तक रिटायर्ड होते हो ना, तब तक एक आप सम्मान की ज़िंदगी जीते हो कि आप प्रशासन के अंग हो और आप एक अधिकारी हो। आपको फैसिलिटीज़ में, ज़्यादातर फैसिलिटीज़ में आपको कार मिलती है, हाउसेस मिलते हैं, ठीक है, आपको फूडिंग और कुकिंग के लिए स्टाफ मिलते हैं, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ़ोन बिल से ये सब चीज़ें फ्री होती हैं। आप सरकार के एक अंग हो, आपके पास अधिकार बहुत ज़्यादा होते हैं, पावर बहुत ज़्यादा होती है, उसके साथ दायित्व होते हैं। दूसरी बात है, लोगों में समाज की सेवा जो करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है वो। मतलब इसमें आप जिसको वाकई में, जो गरीब जैसे कोई भूखा है और कोई मदद करना चाहता है, या किसी महिला के साथ छेड़खानी हो रहा है या उनके साथ गलत हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, तो ये अधिकारी क्या करते हैं? यही तो समाज की भूमिका का निर्वहन करने का तो काम यही करते हैं ना। तो देखिए, जो नेतागण है ना, जो नेतागण है, वो नेतागण एक चेहरा है। यहाँ गए, वहाँ गए, हाँ इन्होंने ये इतनी नीतियाँ बनाई, ये पॉलिसी साइन की, लेकिन जो देश को चलाने का काम होता है वो कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका जो ऑफिसर्स होते हैं, वो आपके जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी से लेके जो आपका नीचे लेवल का जो कांस्टेबल है, या आपका ग्राम लेवल का जो अधिकारी है या पटवारी है, उस लेवल तक, उस हिसाब से सरकार चलती है। जिले को कौन मेंटेन करता है? DM। शासन, लॉ एंड ऑर्डर को कौन मेंटेन करता है? एक IPS। उससे नीचे आप आ जाओ, उससे नीचे अनुमंडल लेवल पे कौन करता है? SDM। उससे नीचे DSP। एक छोटे से क्षेत्र को कौन देखता है? एक SI, सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर किसी मोहल्ले में जाके करेगा तो कौन जाएगा? कांस्टेबल जाएगा। तो इस तरह से एक हायरार्की बनी हुई है, एक क्रमबद्ध श्रृंखला बनी हुई है प्रशासन को, ताकि नोटिस किया जाए। कुल मिला के समझाने के लिए थोड़ा मैंने इसे विस्तार किया। तो एक संविधान में वर्णन है जिसमें एक संघ लोक सेवा आयोग है और राज्य लोक सेवा आयोग है। लास्ट में दोस्तों एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूँ, 2 या 3 राज्यों का भी स्टेट PCS का जो एग्ज़ाम होता है वो केंद्र सरकार उसको ऑर्गेनाइज कर सकती है। अगर राज्य कि जो मुख्यमंत्री है या राज्य की जो विधानमंडल है, राज्य उनसे अनुरोध करे कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज आप करें। UPSC है, इन राज्यों के लिए भी ऑर्गेनाइज कर सकती है। मान लो कि आप एग्जाम्पल ऑफ पंजाब, हरियाणा और ये कश्मीर को मिला दिया जाए, समझ गए, तो उसमें PHK सर्विसेज करके और एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज होगा, और फिर वो लिस्ट रिकमेंडेशन दिया जाएगा। उसके बाद सरकार जैसे अपनी नियुक्ति करना चाहती तो कर सकती है। तो ये दोस्तों एक UPSC और स्टेट PCS जो PCS है उसमें क्या फ़र्क होता है, ये कैसे काम करते हैं, मैंने समझाने की कोशिश की हूँ। आशा करता हूँ समझाने में सफल हुआ हूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।